हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए दोस्तों, हम करेंगे टॉपिक वाइज व्याकरण। और टॉपिक वाइज व्याकरण का मतलब ये है कि जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय जितने हैं सारे करेंगे। और जैसा कि आपने स्क्रीन पर दिख रहा प्रीवियस ईयर टीजीटी पीजीटी, ये जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। और ये मैंने अपने हाथों से सिलेक्ट करके मैंने अपने हाथों से चयनित किए हैं। अगर आपको ये इसकी पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर संदेश भेजकर आप मंगवा सकते हैं। और एक आपको बड़ी गलतफहमी रहती है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। अगर आपको 1000 प्रश्नों की सीरीज चाहिए तो वो तो आपकी निःशुल्क है, लेकिन ये वाली पीडीएफ चाहिए तो ये आपकी पेड पीडीएफ है। ठीक है, तो ये आपकी रहेगी पेड पीडीएफ। ठीक है, तो लेके इसका बहुत ज़्यादा चार्ज भी नहीं है। इस नंबर पर ये बता देती हूँ आपको 90 68 68 49 54 पर आप संदेश भेजकर ये पीडीएफ मंगवा सकते हैं और ये पेड है। और एक आपको भागने की बड़ी जल्दी रहती है। 2-3 दिन से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है और मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी। तो ये है कि जैसे कि आप कुछ आते हैं कुछ जाते, थोड़ा धैर्य रखा करो, क्योंकि एक जो मानवीय ये हमारी बॉडी है एक मशीन की तरह, इसमें भी कुछ दिक्कतें आ जाती है। तो मैं भी इंसान हूँ, ये ऐसा नहीं है कि कई बार हो जाता है कि हमारा गला ख़राब होता है या खांसी के कुछ मौसम ऐसा चला हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और वीडियो बनाने के लिए आवाज़ का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ये आप सभी जानते हैं। तो देख सकते हैं ये पीडीएफ मैंने एक एक को बिल्कुल खोल कर ये बना रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पूरी ही व्याकरण। और जिसने ये पीडीएफ ले रखी है, काफ़ी एस्टेट के अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये पीडीएफ ली है, एमआरएस एनवीएस के लिए भी ली है। ठीक है, तो मैं अब शुरुआत कर देती हूँ इसकी। तो ध्यान से देखिए और सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक और कमेंट अवश्य करें वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं 5 3 4 2। यहाँ से ये मैंने उनके लिए जो पीडीएफ बनाई थी, तो उनके लिए मैंने इसको खोल भाई थोड़ी बार बार मुझे खांसी आ रही है, तो माफ़ी चाहूँगी। तो देखेंगे ये मैंने क्या है, इस वजह से ऑप्शन में तो आपको सभी को पता है कि पेपर में तो ये दिए होते हैं, लेकिन ये क्या किया मैंने इसको खोलकर अलग अलग समझा दिया है। और ये जो अभ्यर्थी जो पीडीएफ ले चुके हैं उनके पास ये पीडीएफ और वो तैयारी अच्छी अपनी मजबूत कर भी रहे हैं। तो उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के आधार पर इसका उत्तर रहेगा। पहले तो मैं बता देती हूँ, उत्तर 5 है। वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को हम 5 प्रकार से बांट सकते हैं। अब 5 प्रकार कौन से हैं ये आप देखें। यह इसका ए उत्तर आएगा 5 प्रकार। ये आपका प्रश्न है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे लघु है, दीर्घ है, प्लुत है, तो ये उच्चारण के आधार पर। अब प्लुत वाले कौन से होते हैं, लघु वाले कौन से होते हैं, दीर्घ कौन से होते हैं। जैसे आपके प्लुत को तो आपको पता ही है, ये क्या वैसे तो ये कई बार ये होता है कि संस्कृत में गिना जाता है, जैसे ए ओ आई, नहीं माफ़ कीजिए, ओम है और आपका हे राम है, ये वाले होते हैं। लघु होते हैं जो आपके ई, ये जैसे छोटी ई, छोटा ऊ, ये वाला ए, छोटी ई, छोटा ऊ। और दीर्घ वाले होते आपकी बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ वाऊ। ठीक है, अब जिह्वा के आधार पर या जीभ के आधार पर, तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के, जिसमें होते हैं आपके अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो देखो यहाँ मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट क्या है बड़ा हो जाता। तो ये जैसे इनके अलग अलग आगे आएंगे, तो ये मैं थोड़ा सा यही इतना बता देती हूँ कि इसके अंतर्गत ये आएंगे, इसके अंतर्गत ये आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना और देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहा हो तो उसकी तो इस सर से ऊपर के जाएगा, लेकिन जो बार बार पेपर दे चुके हैं वो आराम से इसको समझ लेंगे। बाकी मैं उनको भी समझाने की कोशिश करूँगी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। अब मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति का आधार है, जैसे कि आप जैसे बोलते उच्चारण, जैसे मैं उच्चारण कर रही हूँ, तो मेरा जो है जो अपना जो होता है ना, जो आप जिसको आप बोलते हो जैसे खाने वाला जो मुख है, वो उसकी आकृति किस प्रकार की बनती है।
जैसे संवर्त है, अर्ध संवर्त है, विवर्त है, अर्धविवर्त है। तो ये क्या है, ये आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, माफ कीजिए, आगे के प्रश्न में बताऊंगी, ठीक है। अब ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति में जो आपके होठ है ना, इनकी आकृति कैसे बननी, जैसे वर्ताकार, अवर्ताकार। वर्ताकार मतलब जैसे कि ये गोल वाले आकृति, ये होता है वर्त की तरह बिल्कुल गोल। अब अवर्ताकार, ये ऐसे भी बन सकती है और ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। तो ये वर्ताकार का मतलब होता है बिल्कुल गोल, तो वो भी आगे बताऊंगी। जैसे जिसमें ऊ ऐसे वाले होते हैं, जैसे नासिका, अनुनासिक, निरुनासिक। और क्या स्वर 11 होते हैं, आपको सभी को पता है। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। मात्रा कितनी होती है, 10 मात्राएं होती है। अब क्या है, जैसे स्वर 11 है तो फिर क्या है, बोलते कि प्रत्येक स्वर की मात्रा होती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ, जैसे कि स्वर 11 है तो फिर मात्रा 10 क्यों हुई, क्योंकि जो ए है ये उदासीन है। उदासीन का मतलब ये है कि ए जो स्वर है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। जो ए है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये चाहे आप नोट कर लेना। और ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आप पहली बार पढ़ोगे, ठीक है। बड़ी गहराई से मैंने इसको अध्ययन करके आपके सामने लेकर आई हूँ। तो एक बार मैं इस प्रश्न का दोबारा से रिवीजन कर देती हूँ, ध्यान से देख लेना। तो क्या है, वर्गीकरण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, 5 आधार पर बांटा गया है। ये इसका उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए 5। तो पहला है उच्चारण के आधार पर, जिसमें आपका लघु होगा, दीर्घ होगा, प्लुत होगा। जीवा के आधार पर अज्ञे, मध्य, पश्चिम। मुखाकृति के आधार पर संवर्त, अर्ध संवर्त, विवर्त, अर्धविवर्त। ओष्ठाकृति के आधार पर होगा आपका वर्ताकार, अवर्ताकार। नासिका के आधार पर अनुनासिक, निरुनासिक। और स्वर कितने होते हैं, 11। मात्रा कितनी होती है, 10। और ए की कोई मात्रा नहीं होती, मतलब उदासीन होता है। तो इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 2, ये टीजीटी में क्या हुआ कि अभ्यर्थियों, भाई देखो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं हिंदी विषय की विद्यार्थी हूँ और आगे जब तक मैं जिंदा रहूँगी मैं हिंदी विषय की विद्यार्थी ही बनी रहूँगी, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन चाहे मैं 1% पढ़ूँ मैं अपने ज्ञान का, और मैं आपको भी कहती हूँ प्रतिदिन अपने ज्ञान में क्या परिवर्तन लेकर अपने ज्ञान को बढ़ाओ, और जो अपडेट रहता है वही आगे बढ़ता है। बाकी तो आपको पता ही है आजकल कितना प्रतियोगिता का ज़माना है। तो इस प्रश्न को हालांकि मैंने उनको प्रूफ भी दे दिया था, लेकिन फिर भी भाई उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो नहीं मानी तो भाई देखो, अब मैं ये अब भी नहीं कह रही कि उन्होंने क्यों नहीं मानी, ठीक है उनका मन करा, लेकिन मैंने इसमें पूरी सत्यता के आधार पर, और अब भी मैं बोल रही हूँ ये प्रश्न टीजीटी में गलत दिया गया था, ऑब्जेक्शन में लगा था ये प्रश्न, और टीजीटी वालों, और उन्होंने आंसर की में भी फिर उन्होंने क्या गलती बताया, और फिर भी अभ्यर्थी हिचकिचा रहे थे कि नहीं उन्होंने बता रखा था। अरे भाई क्या है, जैसे कि कुछ किताबों में भी गलतियाँ होती है, तो मैं आज इसको प्रश्न को जिन्होंने टीजीटी की परीक्षा दी थी या नहीं भी दी थी, तो आज इसको आज बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूंगी इस प्रश्न को। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ देखोगे आप 50 है, 46 है, 44 है, 56 है। तो अब इसका ऑप्शन मैं सी बताऊंगी, 44 है। देखो सी लगा रखा है मैंने। तो अब आपकी ये बात एकदम से हजम नहीं होगी, मैं इसको क्लियर करूंगी। हिंदी में वर्णमाला की संख्या कितनी है, 44 है। अब आप कहोगे मैम 52 है, तो ध्यान से देखो, अगर आपसे पूछा जाए हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप 52 करोगे, और वैसे भी यहाँ ऑप्शन में 52 नहीं है तो आप 44 करोगे। अगर ऑप्शन में 52 नहीं है तो आप 44 लगाओगे, ठीक है। अगर 44 और 52 दिया, दोनों दिया है, अगर 44 और 52 दोनों दिया है तो आप क्या करेंगे, अगर कुल आ जाए तो आप 52 करोगे, अगर कुल नहीं है तो आप 44 करोगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और इसको मैंने यहाँ खोल के बता भी रखा है, और मुझे नहीं लगता इससे बेहतर आपको कोई और वीडियो मिलेगी। देखो कईयों की एक आदत होती है कि ये क्या आती है, मतलब कि मैं ऐसी राइटिंग, भाई ये सजाने की चीज़ नहीं होती है। मेरी घर पे भी बहस होती है कि जो किताबें होती है वो ज्ञान लेने की होती है। कई क्या है पेंसिल से निशान लगाओ, भाई पेंसिल का उसको सजाना थोड़ी ना, मैं तो बड़े हाईलाइट निशान लगाती हूँ ताकि दोबारा हम रिविजन करें तो हमारी नज़र उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जाए। मैं आपको भी यही बोलूँगी, अगर आपको ज्ञान लेना है तो हाईलाइट करें, जब आपके पास समय हो, तो आपको समय कम हो तो उन चीज़ों को बार बार कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकूं, ठीक है।
तो इसलिए मैं अब आपको किसी ने ये पीडीएफ ली है तो हो सकता है कि उनकी ये शिकायत हो कि मैम की राइटिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यही नोट्स मैंने बनाए हैं। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। देखो ये मैंने बिल्कुल खोल के आपको बताया, कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है, जो मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ से एक एक लाइन एक एक नंबर दिलाएगी आपको, ठीक है ना। और ये आपको पता है कितनी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। कैसे मैं तक सपर्श व्यंजन है, कैसे मैं तक क्या है, सपर्श व्यंजन है, सपर्शा सब कैसे मैं तक है। तो ये कुल इनकी संख्या कितनी होगी, 25 होगी। तो आप गिन लेना, जैसे कैसे में जैसे आपके होते वर्गीय व्यंजन। ठीक है, अब ये भी प्रश्न आता है कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, तो ध्यान दे दोस्तों, जैसे आपका होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तो इन्हें वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। तो क वर्ग में कितने, 5 है, च वर्ग में, त वर्ग में, तो ऐसे लगाकर ये आपके 5 वर्ग होते हैं, कैसे लेकर ये आपके 5 वर्ग होते हैं, कैसे लेकर मैं तक। और इस तरह से 5 गुणा में 5 आपके 25 हो जाते हैं। ठीक है ना, मैथ मेरा कमज़ोर है, देख लेना, 5 गुणा 5 25 ही होता है क्या। ठीक है तो यहाँ देखेंगे 11 स्वर आपको सभी को पता है, ये इसमें ज़्यादा मैं समय खराब नहीं करूँगी, देख लेना। अब होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ वो व्यंजन होते हैं जो कि जब हम अंतस्थ, जैसे य, र, ल, व, अब मैं इनका उच्चारण कर रही हूँ तो जो मेरे जो आवाज़ है, जो मेरी जो उष्मा है बोलने की, वो अंदर की तरफ जा रही। अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब अंदर की ओर। और देखो अंतस्थ, अंत अंत मतलब अंदर की, ये रह ले वे। अब मैं एक बात और यहीं बता देती हूँ, वैसे तो आगे आएगा भी, मैं खोल कर बताऊंगी। ये और वह को अर्ध स्वर भी बोला जाता है, ये वह को। अब ये वह को जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो बिल्कुल कम हवा निकल रही है, बिल्कुल जैसे स्वरों में कम निकलती है ना, ऐसे ही निकल रही। तो ये आधे तो क्या है, स्वर है, और आधे क्या है, व्यंजन की तरह है। तो अर्ध स्वर, अर्ध स्वर मतलब आधे स्वर हैं ये और वह आधे, अर्ध स्वर मतलब आधे स्वर है। बहुत बार प्रश्न आता है, इतनी बार पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत ज़्यादा। अब क्या है, उस व्यंजन। अब मैंने आपको बताया था कि 44 कैसे होते हैं, तो ये आप गिन के देख लेना, यहाँ से यहाँ तक आपके 44 हो चुकी हैं। ठीक है ना, 25 तो ये आ गया आपके स्पर्शी, 11 स्वर और 4 अंतस्थ और 4 उष्म। अब मैं उष्म को बता देती हूँ। उष्म का मतलब होता है उष्मा या गर्मी, उष्मा या गर्मी। देखो मैं अब उच्चारण अभी मेरे साथ करके देखें। अब ये बात है कि हम लाइव नहीं है, लेकिन आप उच्चारण करके देखो, से है। तो ये क्या है, जब हम इनका से का उच्चारण कर रहे हैं तो उष्मा क्या है, उष्मा जैसे घर्षण के साथ हवा निकल रही, भाई रगड़ हो रही है ना, घर्षण हो रहा है ना जब आप उच्चारण कर रहे हो, तो इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन से तालवे से बोले जाते हैं, कौन से मूर्धन्य से बोले जाते हैं, ये वाले कौन से दंत से, जैसे स है, ये वाला षटकोण वाला, ये तलस में आएगा, ये क्या दंत, इसका उच्चारण आप उच्चारण करोगे तो दांत से हवा निकलेगी। ये क्या है, ये इसका उच्चारण मूर्धा से होगा, इसका दांत से होगा, और इसका किससे होगा, इसका तालु से होगा। ठीक है, तो ये आपको उच्चारण करते हुए याद रखना है। इसका उच्चारण होगा मूर्धा से, बीच वाले का होगा आपका तालु से, और एक सेकंड, और ये क्या लास्ट वाले का उच्चारण होगा आपका दंत से। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है दो व्यंजनों को मिलाकर बनाए हुए। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, दो। अब ये कितने, ये 4 है, अक्षेत्र, अज्ञ और श्रय, तो ये 4 है। अब ये इनका भी मैं खोलकर बता देती हूँ, वैसे आगे इसका भी प्रश्न आएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। और आज क्लास इतनी लंबी नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। जैसे कै प्लस से, तो यहाँ आप मेरे से एक बार मैं इंटरव्यू देने गई थी, मेरे से पूछ लिया गया था, अगर यहाँ भी हलंत है, यहाँ भी हलंत है, तो एक ए और लगेगा। इसको आप देख लेना, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ हलंत लगा रही हूँ और यहाँ नहीं लगा रही हूँ, तो ये इसकी ए की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने हलंत लगा दिया तो हमने समझो ए को बाहर निकाल दिया, समझ रहे हो ना आप, मतलब
ए को हमने बाहर निकाल दिया। तो अब मैंने इस पर हलंत नहीं लगाया, तो इसमें हमें ए लगाने की आवश्यकता नहीं है। और ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, लेकिन इसमें महीन अंतर है, वो महीन अंतर आप देख लेंगे। तो ये मैंने उच्चारण आपको मैंने इसका लिख, अब करते हैं हम त्रय। तो त्रय को हम कैसे लिखेंगे, तय और रे प्लस ए, ठीक है। और वही वाली बात, अगर मैं तय और रे पर हलंत नहीं लगाऊंगी तो ए लगाने की आवश्यकता नहीं। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब हम अज्ञे को देखेंगे, अज्ञे का उच्चारण कैसे होगा, जय प्लस में ये, एक बार फिर से अज्ञे को देखेंगे, जिसको आप बचपन में ज्ञानी पढ़ते थे, जिसमें आपको जय और ए और ये वाला, ठीक है। अब मैंने इसमें हलंत लगाया है, दूसरे में हलंत नहीं लगाऊंगी तो ये इसका हो जाएगा, और दोनों ही दृष्टि से ये ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से ये आएगा, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रख रहे, स कौन सा लिखे, इसमें ये स आएगा, स रे प्लस में ए, और स और रे पर क्या है, हलंत लगाया तो ये बाहर आ गया, और हलंत नहीं लगाया तो ये ए लगाने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से ये आपका लिखा जाएगा, ये आप याद रखेंगे। फिर उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त को देखो, इसकी उत्क्षिप्त मतलब फेंका गया, उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका गया। देखो अढ़ और अड़, अढ़ और अड़, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि जीभ कुछ फेंक रही हो, लग रहा है ना जैसे कुछ फेंक रही हो, तो इसे उत्क्षिप्त व्यंजन। और ये इनकी संख्या कितनी है, ये जरूरी है ध्यान रखना है कि ऊष्म कितने होते हैं, 4 होते हैं, और अंतस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं, उत्क्षिप्त कितने होते हैं, 2 होते हैं, अयोग हुआ कितने होते हैं, 2 होते हैं। अयोग हुआ मतलब, अयोग का मतलब होता है जैसे ए प्लस में योग प्लस में वहा, मतलब कि ये क्या है, अयोग हुआ, ये किसी के साथ योग नहीं करते हैं फिर भी अर्थ ग्रहण करते हैं। इनकी इसकी अयोग हुआ की परिभाषा ये होती है कि ये क्या है, किसी के साथ योग नहीं करते फिर भी अर्थ ग्रहण करते हैं। अब आप कहोगे मैम किससे, देखो अब लिखिए तो ये किसके साथ जाएंगे, स्वरों के साथ जाएंगे, लेकिन इनका उच्चारण व्यंजनों की तरह होता है। लिखे तो जाते हैं स्वरों के साथ, और क्या, क्योंकि स्वरों के बाद आते हैं, और क्या है उच्चारण इनका व्यंजनों की तरह, ए अगे और अंगे अंगे। तो ठीक है, ये इसका ऐसे ये अयोग हुआ है, ठीक है। अगर आपको ऐसे अयोग हुआ और ये जो ए की तरह इसका लिखा जा रहा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो आप कि मैंने कितने प्रश्न करवा दिए हैं। फिर निम्नलिखित में से रे का विवरण देना है, ठीक है भाई, रे का विवरण देना है। रे क्या क्या है, तो देखो वत्स्य है, लुंठित है, लुंठित मतलब कि लुंठित का मतलब होता है जैसे कि लुढ़क्कर, जिसे देखो रे मैं बोल रही हूँ रे, तो इसमें क्या ऐसा लग रहा है जैसे ये आपकी जीभ लुढ़क रही है, रे आप भी उच्चारण करके देखो, रे कर रहे हो तो आपकी जीभ पे कितना कंपन हो रहा है, लुढ़क रही है। सघोष कौन से होते हैं, फिर ये अलप प्राण है, फिर ये व्यंजन है। रे इतना तो आप कर लोगे, ये व्यंजन है रे, ठीक है। दूसरा क्या है, ये अलप प्राण है। अलप प्राण कौन से होते हैं, जो पहला तीसरा पांचवा वर्ण अलप प्राण होता है, दूसरा चौथा वर्ण ये क्या होता है, सघोष होता है, ठीक, माफ कीजिए ये क्या है, एक और, हाँ सघोष होता है, दूसरा चौथा वर्ण सघोष होता है, और पांचवा क्या है, ये क्या पहला तीसरा अलप प्राण होता है, ठीक है। और इसके बाद आपकी है, देखो अगर मैं बता ही देती हूँ आपको, अलप प्राण, क्योंकि मुझे जब तक संतुष्टि नहीं होगी तो आपको कैसे होगी। अलप प्राण 1 3 5, महाप्राण हो गए, महाप्राण में होते हैं आपके 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 वाली लाइन में ये, अब क्या है, अघोष और सघोष। अघोष में आएंगे आपके पहला दूसरा और तीसरा, ये क्या अघोष, और चौथा और पांचवा आपका सघोष होगा, ठीक है। तो ये आपके अघोष और सघोष होते हैं। और बाकी देखो ये दे रखा है भाई आपका, ये मैंने ये बताना, ये लिख रखा है, वर्ष से आपका होता है जब जीभ दांत और मुसुड़ों को स्पर्श करे। जब क्या जीभ दांत और मुसुड़ों को स्पर्श करते उसे वत्स से कहते हैं। अघोष में आपके कहते हैं पहला तीसरा वर्ण, जिसमें कै ख छ छ ट ठ त थ प प, और ये रटने की आवश्यकता नहीं है, ये है वो, मैं तो कभी मैंने नहीं रटे, मैंने सिर्फ इतना निकाला था कि पहला दूसरा अघोष है और तीसरा चौथा पांचवा क्या है, सघोष है।
पहला और दूसरा एघोष है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष है। फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा अगर आपने वर्णमाला सीखी थी तो तीसरा चौथा पांचवा हो गया सघोष, फिर है एघोष ना घोष। अब क्या है, इसको सघोष को घोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके दो नाम है, कन्फ्यूज नहीं होना है। सघोष भी वही बात है और घोष भी वही बात है। एघोष आएगा तो ये अलग है, लेकिन सघोष और घोष एक ही को कहते हैं। जितने स्वर है सभी क्या है, सघोष है। जितने भी स्वर है सभी सघोष है। अब क्या है, एक याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी। स से स्वर और श से सघोष, ठीक है। जितने स्वर है सारे सघोष होते हैं और अंतस्थ। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ये रह अंतस्थ का उच्चारण स्वरों की तरह होता है। तो भाई स्वर क्या है, सघोष है, तो अंतस्थ भी सघोष होंगे, ठीक है। ये रह है, ये क्या है, सघोष है। तो भाई एक बार में वीडियो समझ में नहीं आई, 2-3 बार सुन लेना। लेकिन दोस्तों मेहनत तो आपको खुद करोगे। ये मैंने क्या है, आपके एक दिमाग में चित्र सा बन जाएगा, मेहनत तो आपको खुद करनी होगी। अलग प्राण में मैंने बता दिया था, पहला तीसरा पांचवा सभी सर्व अलग प्राण होते हैं। स्वर क्या है, अलग प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। अंतस्थ क्या होते हैं, ये देखो, अंतस्थ जहाँ पर स्वर आएंगे ना वहाँ अंतस्थ भी साथ आएगा, चाहे वो अलग प्राण में आए चाहे सघोष में आए, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप। महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण। और उष्म कैसे है, ये उष्म व्यंजन है, ठीक है। यह वह को, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, यह वह को आधा स्वर भी माना गया है। लुंटित या प्रकंपित, लुंटित इनका दूसरा नाम प्रकंपित है। रै, जीवा लुढ़क कर आवाज निकलती, रगड़ के साथ रै। तो देखो कितनी आवाज। पार्श्विक, लय को पार्श्विक भी बोला जाता है, जैसे कि जीभ। अब आप बोले लय बोलोगे तो जो आपके दांतों के दोनों साइड से हैं, यानी जो आपके ये जो साइड वाले होता है, इनके जीभ की दोनों साइडों से उष्मा निकल रही है, मतलब हवा निकल रही है, अगल बगल से हवा निकल जाती है। लय बोल का उच्चारण से पार्श्विक क्या कहते हैं। तो इसी प्रकार इसमें से वर्ताकार निकालने हैं, तो जो ए की तरह निकले जाते हैं, जैसे उ ये वर्ताकार होते हैं। जैसे आपने देखा ओष्टाकृति देखो ये मैं बता देती हूँ। ओष्टाकृति के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक वर्ताकार अवर्ताकार। उ ओ ये क्या है, वर्ताकार की श्रेणी में आएंगे। जैसे देखो मैंने बोला उ ओ औ, उ ओ औ, तो आपके होठ है बिल्कुल गोल हो रहे हैं, बिल्कुल गोल आकृति के। और क्या है, वर्ताकार नहीं होते, जैसे ए आ ई, ये बिल्कुल आप कर लोगे, ये रटने की आवश्यकता नहीं है, ये इसको आप लगा दोगे। अब क्या है, इसमें बड़ी समस्या होती है। पहले तो मैं देख लेती हूँ कितनी बड़ी होगी हमारी वीडियो, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। चलो मैं कोशिश करती हूँ उसको ख़त्म करने की आज ही। चलो ठीक है। तो ये हमने बोला था, अब हम यहाँ पढ़ रहे थे। तो हम यहाँ तक आ गए थे, कहाँ थे हम, हाँ जी यहाँ थे हम वर्ताकार में और अवर्ताकार में। हाँ जी हम यहाँ थे ए का। तो यहाँ देखेंगे अब ये बड़ी समस्या होती है, इसलिए मैंने क्या, ये प्रश्न मैंने खुद से बनाया है। मैंने इसलिए ये प्रश्न खुद से बनाया है क्योंकि मेरे पास जब मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवाए तो कई अभ्यर्थी क्या होते हैं कि दूसरे, मतलब कि मैं ही कहती हूँ दोस्तों, अगर आप किताबी ज्ञान ले रहे हो उसके साथ आपको जब आपके ये है बोलने ढंग, ये भी तरीका आपको होना चाहिए। कई तो क्या सीधे बोल देते गलत। हाँ डाउट, जैसे मैं भी क्या होते, मुझे कुछ पूछना होता है किसी से, तो मैं एक बार मुझे तो ये डाउट लग रहा है, तो एक बात करने का अपना एक लहजा होता है। तो एक ने, मतलब मेरे पास 2-3 ऐसे कमेंट है, सीधा उन्होंने ये मुझे बोला कि जब नहीं आता है तो क्यों करवाते हो। तो इस तरह की बात आई तो मुझे, मतलब थोड़ा, देखो मैं मानवीय प्रवृत्ति हूँ, मुझे भी दुख होता है, लेकिन मैं इसको, फिर मैंने सोचा चल मैं इसका समाधान कर ही देती हूँ। तो ये कितनी मेहनत के साथ मैंने इसको इकट्ठा किया, फिर मैंने इसका समाधान किया। देखो इसको हम कंठे भी कह सकते हैं, इसको हम काकल्ले भी कह सकते हो और अलीजीवा भी कह सकते हो। तो आप कहोगे मैम क्या क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, क्या कहीं कंठे बता रहे हो आप, कहीं काकल्ले बता रहे हो, कहीं अलीजीवा बता रहे हो। तो थोड़ा धैर्य रखिए। देखो वो मैं बताऊंगी आपको, एक है
तो ए है और कै वाली जो कै वाला वर्ग है और है, इसका हम क्या कंठ से उच्चारण करते हैं। देखो हम है बोलो है, तो आपकी जो ऊष्मा है, जो आपकी वायु है, ये आपके कंठ से निकल रही है आप बोल के देखो, ठीक है। अब क्या है, अगर आप कहोगे मैम ये अगर तीनों आ जाए तो हम क्या करेंगे। पहली बात तो तीनों आएंगे ही नहीं, लेकिन अगर आएंगे तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी, ये तो दोनों समानार्थी है। जैसे आपका मान लीजिए आपका जो भी घर पे टिंकू पिंकू जो भी नाम होता है और आपका क्या है, आपका जो वास्तविक नाम कुछ और होता है, वही इनकी स्थिति है, ठीक है। ये दोनों एक ही के नाम है। काकल्य होता है जो अपने जो आपका गले का जो मांस का ऐसा लटका हुआ होता है ना कि थोड़ा सा टुकड़ा, वो उसको काकल्य बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल गले के नीचे होता है वो, आप बच्चे नहीं हो आपको पता है, वो ऐसे लटका रहता है, उसे हम काकल्य बोलते हैं। तो वही है, जैसे एक एक इंसान के दो नाम होते हैं। जैसे आपका घर का कुछ नाम आपके मम्मी पापा प्यार से कुछ बोलते हैं और आपका वास्तविक नाम कुछ और होता है, तो वही वाली है। तो इसी को ये काकल्य बोलते हैं, एलिजिबल बोलते हैं। लेकिन जो कंठ है, कंठ का मतलब कंठ से, तो पहले में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी तो इन दोनों को दी जाएगी, ये आएंगे, और सेकंड प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। अगर ऑप्शन में ये आए तो आप ये कर देना, ये आए तो ये कर देना, लेकिन अगर सारे आए तो ये उपयुक्त सभी का आपको ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब की बार जो मेरे से जुड़ा है वो मुझे ऐसे कमेंट नहीं करेगा। एक ने तो मुझे ये बोल दिया था जब पढ़ाना नहीं आता तो फिर आप वीडियो क्यों बनाते हो, तो फिर मैंने उसको यही बोला कि भैया मुझे शौक है मैं बना लेती हूँ, ठीक है। तो इसलिए तो भाई आज मेरा है ना थोड़ा सा गला ख़राब है, मैं आज वीडियो यहीं तक रखती हूँ, मैं करवाऊँगी पूरे, लेकिन मुझे बार बार में मतलब दिक्कत हो रही है, तो मैं कल इसका दूसरा भाग कल लेकर आऊँगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप 90 68 68 49 पर मैसेज कर सकते हैं। और फिर कहती हूँ इसकी PDF पेड रहेगी दोस्तों, वो 1000 प्रश्नों वाले निःशुल्क है, इसकी पेड रहेगी और सारे टॉपिक वाइज हैं, EMRS NVS KVS सभी के, KVS को छोड़कर, KVS में NCERT हैं। तो मैं अगर मेरी कोई मनसा नहीं है कि सिर्फ मैं पैसा कमाऊं, तो KVS की कहीं आपको कोचिंग लेने की आवश्यकता भी नहीं है। KVS को छोड़कर सारे नोट्स हैं मेरे पास, आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। और इनका प्राइस बिल्कुल कम रखा गया है और ये PDF आपको 90 68 68 49 54 पर मिलेगी, ठीक है। और ये पेड है और 1000 प्रश्नों की जो सीरीज है वो आपको निःशुल्क मिलेगी, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको UGC नेट तो आपका हो गया है और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के भी नोट्स चाहिए, तो उनकी क्लास तो आपको 1 से लेकर 10 तक यूनिट तक बिल्कुल निःशुल्क मिल रही है। क्लास में कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा, और लेकिन उसकी PDF पेड रहेगी और उसका प्राइस आपका इसका और उसका अलग अलग है। वो सिर्फ आपको 1000 रुपये में, जिसमें आपका नेट भी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इंटरव्यू तमाम से, आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे लेना, आपको सभी के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब अवश्य करते हैं, क्योंकि हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चलती रहेगी। और 1-2 दिन वीडियो में नहीं भी डाल पाऊँ तो भागने की कोशिश मत किया करो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये ऐसे तो आप एक तैयारी ढंग से नहीं कर पाओगे, ये मैं आपके फ़ायदे के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि 2025 में सभी की जॉब लग जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।